हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 5 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। यह भाग अनुच्छेद 52 से 151 तक फैला हुआ है। इसमें केंद्र स्तर पर शासन की संरचना और कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की शक्तियां बताई गई हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है आपका। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और भाग 6 जो है राज्यों की कार्यपालिका और प्रशासन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 से 78 तक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। इस भाग में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल के बारे में विस्तृत प्रावधान दिया गया है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 में आते हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित हैं। बाकी विकल्पों की बात की तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है अनुच्छेद 38 से 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 4 में भी इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 80 से 86 संसद से संबंधित है, राज्यसभा और लोकसभा से। अनुच्छेद 112 से 18 वार्षिक बजट और वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 338 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया जाता है। इस आयोग का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण, कल्याण और विकास की निगरानी करना है। प्रारंभ में यह आयोग अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए संयुक्त आयोग था, परंतु 90वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे विभाजित कर दिया गया। अनुच्छेद 338 जो है अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 ए जो है वह अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 337 जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के शैक्षिक संस्थानों से संबंधित है। अनुच्छेद 344 जो है आधिकारिक भाषा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 343 जो है हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित है। आपसे पूछा कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 1885 में पुणे में की गई थी। इसकी स्थापना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने की थी, जिसके प्रमुख संस्थापक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर थे। इस कॉलेज का उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। बाद में गोपाल कृष्ण गोखले भी इसी संस्था से जुड़े, लेकिन संस्थापक नहीं थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेम्बनाड झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। यह झील केरल राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। यह झील अरब सागर से जुड़ी हुई है और इसके चारों ओर प्रसिद्ध बैक वाटर क्षेत्र हैं। झील के किनारे कोच्चि, अलपुझा और कोट्टयम जैसे प्रमुख शहर स्थित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कंजिया झील जो है या उड़ीसा में स्थित एक छोटी मीठे पानी की झील है। अंसुपा झील की बात करें तो यह भी उड़ीसा में है, लेकिन यह राज्य की सबसे बड़ी झील
है, देश की नहीं। बुलर झील की बात करें, जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु सबसे लंबी नहीं है यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? आपसे पूछा है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडल आयोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मंडल आयोग का गठन 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1979 में। इस समय प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई थे, इनके समय में किया गया था इस मंडल आयोग का गठन। इसके अध्यक्ष थे बिपिन चंद्र मंडल। उद्देश्य था भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनके उत्थान हेतु सिफारिश देना। मुख्य सिफारिश की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण। इसे 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपसे पूछा है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। जो प्रक्रिया होती है भारत के राष्ट्रपति को हटाने की, वह महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त जो था वो सुकुमार सेन थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? आपसे पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1979 तक इसका कार्य पीरियड रहा था, का मुख्य नारा और लक्ष्य गरीबी हटाओ था। यह योजना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था देश से गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना, स्वनिर्भरता प्राप्त करना, ग्रामीण और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम चलाया गया। यह योजना प्रारंभ में सफल रही, लेकिन 1978 में जनता पार्टी सरकार ने इसे समय से पहले समाप्त कर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर एक अंतरस्थलीय सागर है जो अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। या दोनों जल निकाय जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। भूमध्य सागर यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों के बीच स्थित है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग से इसका संबंध इसे व्यापार और नौवहन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हिंद महासागर जो है यह दक्षिणी एशिया और पूर्वी अफ्रीका के बीच स्थित है। प्रशांत महासागर की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, पूर्वी एशिया और अमेरिका के बीच स्थित है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, भूमध्य सागर से दूर। आर्कटिक महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? आपसे पूछा कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इन्हें संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, जिन्हें 66वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा बढ़ाकर 11 किया गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार भारत ने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व है जो राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी दर्शाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है,
कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछा कि कैसलिंग जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शतरंज खेल से संबंधित है। कैसलिंग शतरंज में एक विशेष चाल है जिसमें राजा और हाथी दोनों एक साथ चलाए जाते हैं। इस चाल का उद्देश्य राजा को सुरक्षित स्थान पर लाना और हाथी को सक्रिय स्थिति में लाना होता है। यह शतरंज की एकमात्र चाल है जिसमें दो मोहरे एक साथ चलते हैं। बाकी विकल्पों की बात है तो टेबल टेनिस, इसके जो प्रमुख शब्दावली हैं वो सर्विस और रैली शब्द उपयोग होते हैं। बिलियर्ड्स की बात करें तो इसमें कैरम, क्यू, ब्रेक जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। टेनिस में बात करें तो इसमें सर्व, ड्यूस, एस जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा भवन में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि ब्रिटिश सरकार के अत्याचारी कानूनों जैसे कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करना था। बम बहुत कम शक्ति का था और इसे बहरों को सुनाने के लिए फेंका गया था। बम फेंकने के बाद दोनों ने स्वयं को गिरफ्तार करवाया और अदालत में अपने विचार रखे। यह घटना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जुड़ी है, HSRA से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? आपसे पूछा है कि इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में, कब हुआ तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में हुआ था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। यह आंदोलन किसानों के अन्यायपूर्ण भू राजस्व बढ़ोतरी के विरोध में था। किसानों की एकजुटता और पटेल के नेतृत्व के कारण ब्रिटिश सरकार को राजस्व बढ़ोतरी वापस लेनी पड़ी। उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता से कारण बारदोली की महिलाओं ने उन्हें स्नेहपूर्वक सरदार की उपाधि दी। बाकी विकल्पों की बात करें तो चंपारण जो है या महात्मा गांधी ने का पहला सत्याग्रह था, 1917 में बिहार में हुआ। खेड़ा की बात करें तो 1918 में गांधी जी और पटेल ने किसानों के लिए यह आंदोलन किया पर सरदार की उपाधि बारदोली में ही मिली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? आपसे पूछा कि प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां भारत के महान सरोद वादक और संगीत शिक्षक थे। वे मैहर घराना के संस्थापक थे। किस घराने के? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है मैहर घराना के संस्थापक थे। उनके प्रसिद्ध शिष्यों में शामिल हैं पंडित रविशंकर सितार वादक, अली अकबर खां उनके पुत्र प्रसिद्ध सरोद वादक और पन्नालाल घोष बांसुरी वादक। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में वाद्य संगीत को ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्हें भारत रत्न 1971 से सम्मानित किया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखी है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेल्सन मंडेला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम या नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन, अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई और 27 वर्षों की कैद के अनुभव का वर्णन किया है। यह पुस्तक 1994 में प्रकाशित हुई थी, उसी वर्ष जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। बाकी विकल्पों की बात करें तो विंस्टन चर्चिल इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। बराक ओबामा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द ऑडेसिटी ऑफ होप और ड्रीम्स ऑफ फ्रॉम माय फादर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा है कि झील और उनकी स्थिति वाले राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सुल्तानपुर झील हरियाणा में है, या बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर झील जो है या गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, या एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। चिल्का झील उड़ीसा में, यह भी सही है। या भारत की सबसे बड़े खारी पानी की झील है। या पुलिकट झील के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लोकटक झील मणिपुर में, यह भी सही है। लोकटक झील जो है या पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। या स्थित
फूमदी तैरती द्वीप और कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। कोलेरू झील महाराष्ट्र बताया गया, यह आपका ऑप्शन गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेरू झील महाराष्ट्र। कोलेरू झील वास्तव में आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। यह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है या ना कि महाराष्ट्र में। या गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित एक मीठे पानी की झील है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 में नीति आयोग द्वारा की गई थी। इसके पीछे उद्देश्य था बनाने का समाज में कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, खासकर महिलाओं और युवाओं में कंप्यूटर जागरूकता फैलाना। यह दिन डिजिटल अंतर को कम करने की दिशा में एक पहल है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। आपसे पूछा है कि कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कर्मा नृत्य मध्य भारत का एक प्रसिद्ध आदिवासी लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के गोंड, बैगा, ओराव और भूमिज जनजातियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य फसल कटाई के मौसम में किया जाता है और कर्म देवता को समर्पित होता है। नृत्य में पुरुष और महिलाएं हाथों में हाथ डालकर गोल घेरा बनाकर नाचते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो गोवा यहाँ फुगड़ी और धलो नृत्य प्रसिद्ध है। केरल में यहाँ कथकली और तिरुवातिरा प्रसिद्ध है और कर्नाटक में यहाँ यक्षगान प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनाईमुड्डी शिखर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनाईमुड्डी शिखर जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह केरल राज्य में अनामलई पर्वतमाला पश्चिम घाट में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर यानी कि 8842 फीट है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। यह एर्राविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। बाकी विकल्पों की बात करें डोडा बेट्टा जो है या तमिलनाडु यानी कि नीलगिरी पर्वत पर या दूसरी है या दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मुलायनगिरी की बात करें तो कर्नाटक में है। इसकी ऊंचाई 1930 मीटर या पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटी है। और कल सुबाई की बात है तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है या दक्षिण भारत की नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मंदिर और उसकी स्थिति वाले राज्य के सही संयोजन का चयन कीजिए। आपसे पूछा है कि मंदिर और उसकी स्थिति वाले राज्य के सही संयोजन का चयन कीजिए। अब पहला दिया महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड, तो यह गलत है। या मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, तो यह ऑप्शन आपका गलत है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र में दिया है, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है महाराष्ट्र में नहीं है। या गुजरात राज्य के प्रभास पाटन यानी कि जूनागढ़ में स्थित है, तो यह भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर पश्चिम बंगाल में दिया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर जो है पश्चिम बंगाल में नहीं या उड़ीसा राज्य में है, तो यह भी गलत हो जाएगा। यह प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है। और कामाख्या मंदिर जो दिया हुआ है असम में दिया है, तो यह बिल्कुल सही है। कामाख्या मंदिर जो है असम में या गुवाहाटी असम में स्थित शक्तिपीठों में से एक है। यह मां कामाख्या देवी को समर्पित मंदिर है और तांत्रिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर जो है असम में है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इस प्रश्न को। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है यह आपका मध्य प्रदेश में, कहां पर है तो यह आपका एमपी में है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है यह आपका गुजरात में है। यह आपका गुजरात में हो जाता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो है यह पश्चिम बंगाल में, यह भी गलत है। जगन्नाथ मंदिर जो है यह आपका उड़ीसा राज्य में है। तो इन सब चीजों को एक बार ध्यान रख लीजिएगा। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपसे पूछ सकता है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।